CH3 न जाने किसकी ये नाजायज औलाद है। अब तक आपने पढ़ा, पंडित जी, हमारी बिटिया हमारे लिए भार नहीं है, बल्कि वो तो हमारा गर्व है। वैसे भी अभी तो बिटिया पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, और फिर 4 दिन बाद तो उसका जन्मदिन है, जब बिटिया 21 साल की हो जाएगी। और आज के ज़माने में 21 साल तो विवाह के लिए समझिए कम ही है। 4 दिन बाद हमारे लिए वो खुशी का दिन है। हमारे लिए जब हमारी गुड़िया हमें मिली थी, मात्र 1 दिन की फूल सी बच्ची को कोई इस मंदिर की सीढ़ियां पर छोड़कर चला गया था। ये बोलते हुए पंडित जी 20 साल पहले की यादों में खो गए। फ्लैशबैक, 20 साल पहले मंदिर की सीढ़ियां पर किसी छोटे से बच्चे के चीख चीख कर रोने की आवाज आ रही थी। सुनिए जी, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। एक औरत सामने खड़े अपने पति से बोली, आदमी, हाँ आरती जी, आप सही कह रही हैं, हमें भी सुनाई दे रहा है। ये आवाज तो सीढ़ियों के निचले तरफ से आ रही है। आइए चलिए चलकर देखते हैं। दोनों साथ में उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ गए। नीचे सीढ़ियों की तरफ जाकर देखा तो दोनों के दोनों ही शॉक्ड हो गए। कोई मात्र 1 दिन का छोटा से बच्चे को एक लाल कपड़े में लपेटकर नीचे सीढ़ियों पर ऐसे ही लावारिस छोड़कर चला गया था। वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा या रही थी। ठंड का मौसम होने की वजह से वो बहुत ही कांप रहा था। उसका मुंह पूरा लाल हो गया। रोने की और ठंड की वजह से ममता के बस में आकर आरती जी ने आगे बढ़कर जल्दी से उसे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने लगी। अले अले मेरा बच्चा, चुप हो जा, रोते नहीं, क्या हो गया? आरती जी उस बच्चों को चुप करवाने लगी। वो बच्चा किसी का स्नेह पाकर धीरे धीरे चुप हो गया। आरती जी, ये तो लड़की है जी, इसे कौन छोड़ गया है? वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में। ना जाने कौन पापी था, लगता है उसके सीने में दिल ही नहीं था। आरती जी उस बच्ची को अपने सीने से लगाते हुए बोली, अरे अरे विश्वनाथ पंडित जी, ये पंडिताइन जी ने खुद को शुद्ध कर लिया। आपने इन्हें रुक नहीं, न जाने किसकी ये नाजायज औलाद है, किसी का गंदा खून होगी, तभी तो वो इसे यहाँ फेंक गए हैं। उस पापी ने इस मंदिर के साथ साथ हमारे गांव को भी दूषित और अपवित्र कर दिया। राम राम पंडिताइन जी, आप इस नाजायज लड़की को फेंक दीजिए और खुद को गंगाजल से शुद्ध करिए, साथ ही इस मंदिर को भी, ताकि इस गांव में कोई विपदा न आए। एक आदमी जो उन्हीं के पीछे खड़ा था, वह सामने आकर दोनों से बोल, एक महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मैंने पहले ही आप सभी से कहा था कि ये एक काल्पनिक स्टोरी है। इस स्टोरी में किसी का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं है लेखक का, तो कृपया आप सभी इसे एक काल्पनिक स्टोरी की तरह ही पढ़ें। इसे किसी भी जाति, धर्म, किसी की परंपराओं, संस्कृतियों और संस्कार से जोड़ने का प्रयास न करें। अगर फिर भी हमारे किसी भी शब्द से आप सभी को कोई भी ठेस पहुंचे, तो हम आप सभी से दिल से माफी चाहेंगे। एक लेखक अपनी लिखी गई कहानियों से, उपन्यासों से, कविताओं से, अन्य किसी भी माध्यम से वो संसार में घटी हुई कुछ घटनाओं को एक कहानी का रूप देता है। हर कहानी में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको वास्तविकता से परिचित कराया जाता है। आज भी हमारे समाज में कुछ छोटी सोच वाले लोग भी रहते हैं। हम हर किसी को नहीं कह रहे हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, पर आप सभी से निवेदन है कि अगर हमारे किसी भी लिखे गए शब्दों से आपको चोट पहुंचे, तो आप सभी से हम एक बार फिर से दिल से माफी मांगना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। विश्वनाथ जी, सुबोध, ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी छोटी सोच रखते हो तुम? आरती जी, देखिए जी, कितनी प्यारी बच्ची है, ऐसे इस अवस्था में से न जाने किस पापी ने छोड़ने का पाप किया है। पंडित जी, आरती जी, ये दुनिया तो पापियों से ही भरी पड़ी है, लेकिन अब इस बच्ची का क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। आरती जी, मैं क्या कहती हूँ जी, ये बच्ची हमें मिली है, वो भी हमारे प्रभु के निवास स्थान पर। प्रभु ने हमें औलाद नहीं दिया है, तो हो सकता है उन्होंने इस बच्चे को हमें औलाद के रूप में स्वयं दिया हो। अब जब ये बच्ची हमें ही मिली है, तो आज से ये हमारी बेटी हुई और मैं इसकी माँ। आप इसे रखने की अनुमति दे दीजिए ना, ये मेरी विनती है आपसे। विवाह के उपरांत मैंने आपसे आज तक कभी कुछ नहीं मांगा है, आज मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, तो आप दे दीजिए ना, इसे मेरी बेटी के रूप में स्वीकार कर लीजिए ना। सुबोध, ये आप क्या कह रही है पंडिताइन? आप एक नाजायज लड़की को अपनी बेटी बनाना चाहती है। आरती जी, भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी इन्होंने समझाया था ना आपको, तो आप इस फूल सी गुड़िया के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?
आप अपनी मर्यादा न भूले भाई साहब, और कृपया करके यहाँ से चले जाए, वरना हम कुछ ऐसा कह देंगे जिससे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको कष्ट पहुँचेगा। ये मेरी बेटी है, तो दोबारा आप इसे नाजायज़ कहने की भूल न करें। आपने अगर मेरी बेटी का अपमान किया तो समझिएगा आपने मेरा और इनका अपमान किया है। आरती जी ने बात बहुत ही गुस्से में बोलती है, जिसे सुनकर सुबोध तिल मिलाकर रह गया और पैर पटकते हुए वहां से चला गया। पंडित जी, आरती जी, तो क्या ये बच्ची सिर्फ आपकी ही रहेगी? अरे अगर यह आपकी बेटी हुई तो मेरी भी तो हुई ना। विश्वनाथ जी उस बच्ची के सिर पर हाथ रखते हुए बोले। उन दोनों को देखकर वह बच्ची चुप हो गई और अचानक ही खिलखिलाकर मुस्कुरा उठी, जिसे देखकर दोनों को एक सुकून सा महसूस हुआ। आरती जी, भगवान ने हमारी सुन ली जी। विश्वनाथ जी, आरती जी, शायद यही हमारी और इस फूल सी बच्ची की नियति है। यही विधि का विधान था शायद। आज से ये हमारी बेटी हुई, तो आज से इसका नाम विधि होगा। विधि, हमारी विधि बोलते हुए विश्वनाथ जी और आरती जी दोनों में उसे बच्ची के माथे को चुन लिया गया। विश्वनाथ जी कहाँ खो गए आप? माधव जीवनी आवाज लगाते हुए बोली। उनकी तेज आवाज को सुनकर विश्वनाथ जी अपनी पुरानी यादों से बाहर आए। फ्लैशबैक एंड। विश्वनाथ जी, हाँ हाँ बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? माधव जी, अरे कितनी देर से आपको आवाज दे रहे थे, लेकिन आप तो कहीं और एक हो गए थे, जो हमारी आवाज ही आपको सुनाई नहीं दे रहे थे। खैर, मैं तो ये बताने आया था कि आज हमारी बिटिया को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। ये बताने आए थे कि आप समय पर आ जाएंगे। विश्वनाथ जी, अरे ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपने। हम समय पर आ जाएंगे, अपनी सीट रहिए। माधव जी, जी अब आगे दीजिए, चलता हूँ। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आगे का कल, तब तक के लिए बाय बाय। विश्वनाथ जी, आरती जी, शायद यही हमारी और इस फूल सी बच्ची की नियति है। यही विधि का विधान था शायद। आज से ये हमारी बेटी हुई, तो आज से इसका नाम विधि होगा। विधि, हमारी विधि बोलते हुए विश्वनाथ जी और आरती जी दोनों में उसे बच्ची के माथे को चुन लिया गया। विश्वनाथ जी कहाँ खो गए आप? माधव जीवनी आवाज लगाते हुए बोली। उनकी तेज आवाज को सुनकर विश्वनाथ जी अपनी पुरानी यादों से बाहर आए। फ्लैशबैक एंड। विश्वनाथ जी, हाँ हाँ बोलिए, कुछ कह रहे थे आप? माधव जी, अरे कितनी देर से आपको आवाज दे रहे थे, लेकिन आप तो कहीं और एक हो गए थे, जो हमारी आवाज ही आपके कानों तक सुनाई नहीं दे रहे थे। खैर, मैं तो ये बताने आया था कि आज हमारी बिटिया को लड़की वाले देखने आ रहे हैं। ये बताने आए थे कि आप समय पर आ जाएंगे। विश्वनाथ जी, अरे ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपने। हम समय पर आ जाएंगे, अपनी सीट रहिए। माधव जी, जी अब आगे दीजिए, चलता हूँ। अब आगे। विधान का ऑफिस। बीर, बॉस आपके असिस्टेंट की जॉब के लिए इंटरव्यू की डेट मैंने 1 हफ्ते बाद के लिए रखी है। विधान, बट वाइट, लेकिन क्यों, जब मैंने तुमसे कहा था जल्द से जल्द ये काम करने के लिए, और तुम इसे इतना लेट क्यों कर रहे हो? क्या ये मैं जान सकता हूँ? वीर, यस बॉस। बॉस, आप शायद भूल रहे हैं कि आज शाम को आपको बनारस काशी के लिए निकलना है। आपकी जैक भी मैंने रेडी करवा दी है। विधान, ओ यस, दिस थिंग हैड स्लिप्ड माई माइंड। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। वीर, इसीलिए ही मैंने इंटरव्यू की डेट 1 हफ्ते बाद की रखी है। मैंने, क्योंकि इतनी जल्दी तो हम किसी को भी ऐसे ही हायर नहीं कर सकते ना, आपके असिस्टेंट की जॉब के लिए। इसलिए तब तक मैं ही आपके असिस्टेंट और मैनेजर दोनों की ड्यूटी निभाऊंगा। विधान, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ ही रहकर यहाँ का काम संभालो। मैं अकेले ही वहाँ जाऊंगा। मेरे अब्सेंस में तुम्हें ही ये सब संभालना है। गॉट इट, समझ आया। डोंट वॉन्ट एनी डिबेट ऑन दिस मैटर नाउ। मुझे अब इस बात पर कोई भी बहस नहीं चाहिए। दिस इज माई ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर है। नाउ विल यू गो और स्टैंड हियर एंड वॉच माई मूवी? अब जाओगे या यहाँ खड़े खड़े मेरा मूवी देखोगे? वीर, जा तो रहा हूँ सर। वीर मुंह बनाते हुए विधान के केबिन से बाहर निकल गया। पता नहीं क्या समझते हैं ये अपने आप को, जब देखो तब मुझे जैसे मासूम पर अपना रौब ही झाड़ते रहते हैं। हार्टलेस आदमी कहीं का। वीर अपने मन ही मन विधान को गालियां देते हुए अपने केबिन में चला गया। एमवीए कॉलेज। विधि, तुझे पता है कल इस कॉलेज के मालिक यहाँ के ओनर, जिनका ये कॉलेज है, वो आने वाले हैं, ऐसा सब कह रहे हैं। आज तक तो उन्हें यहाँ किसी ने सामने से नहीं देखा है। वो कौन है, कैसे है, ये कोई नहीं जानता है।
मैं तो कल के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बस गॉड से यही प्रेयर करूंगी कि वो कोई यंग स्टाइलिश हैंडसम मैन हो, ना कि कोई ओल्ड एज। एक लड़की जो कि विधि के बगल वाली सीट पर बैठी थी, वह विधि से बोली, विधि, ओह अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आज ये सारे के प्रोफेसर मिलकर इतनी तैयारी में क्यों जुटे हुए हैं। इसीलिए तो शायद कोई प्रोफेसर हमारा लेक्चर अटेंड करने के लिए नहीं आए। इसका मतलब सभी उनके स्वागत में लगे हैं। मेरा आज का तो यहाँ आना ही बेकार हो गया। वैसे भी यहाँ के ओनर ही तो आ रहे हैं। कौन सा कोई बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी है जो लोग उनके स्वागत में जुटे हुए हैं। जानो जानवी यार, सब पागल है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है, वरना स्टूडेंट की पढ़ाई को नुकसान करके किसी की स्वागत में लगे हैं। ये अच्छी बात है क्या? अरे यार, ये हम लोगों के भविष्य के साथ कैसे मजाक कर सकते हैं। जानवी शास्त्री विधि के बाबा यानी कि विश्वनाथ जी के छोटे भाई जयदेव शास्त्री और उनकी पत्नी शीतल जयदेव शास्त्री की बेटी है। जयदेव शास्त्री और उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले ही दोनों जयदेव शास्त्री शीतल जयदेव शास्त्री ने ही अपने दोनों बेटियों की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई यानी कि विधि के बाबा विश्वनाथ जी को देकर गए थे। जानवी की एक छोटी बहन भी है जिसके बारे में आप सभी को आगे के चैप्टर में पता चलेगा। विश्वनाथ जी ने ही विधि के साथ साथ इन दोनों की भी जिम्मेदारियां निभाई है। तीनों को ही एक समान ही प्यार दिया है। जानवी, तू ना इतनी पढ़ाकू ना बनाकर एक दिन अगर नहीं भी क्लास अटेंड की तो क्या हो गया। वैसे भी तू तो हर बार टॉप ही करते हैं, एक दिन से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मैं तो कल के लिए सच में बाय गॉड बहुत स्टाइल एक्साइटेड हूँ। मुझे आज रात नींद भी नहीं आएगी। मिस विधि कौन है यहाँ पर? उसी समय एक आदमी क्लास के अंदर आकर सभी की तरफ देखते हुए बोला, विधि, हम हैं। सर, आप कौन हैं? क्या काम है आपको हमसे? आदमी, हेलो मिस विधि, माई सेल्फ रोहन शुक्ला, मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। यहाँ कल हो रहे इवेंट के लिए प्रिंसिपल ने मुझे और मेरी टीम को मुंबई से बुलाया है। विधि, सर, तो हम आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं? रोहन, मिस विधि, हमें प्रिंसिपल सर ने आपके पास भेजा है। उन्होंने ही आपके बारे में हमें बताया है कि आप भी एक बहुत ही अच्छी डिजाइनर हैं। कल के इवेंट के लिए यहाँ की डेकोरेशन के लिए हमारे पास कुछ डिजाइन्स है, तो आप उन्हें देखकर सेलेक्ट कीजिए। ऐसा प्रिंसिपल सर का ऑर्डर है। दरअसल विधि अपने बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ डांसिंग का, सिंगिंग का और कुकिंग का भी शौक रखती थी विधि। और भी कई उसके बहुत सारे शौक है। वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि विधि एक सर्वगुण संपन्न लड़की है। विधि, हम ओके सर, आप चलिए, हम बाहर ही आकर आपसे मिलते हैं। रोहन, ठीक है। ऐसा कहकर रोहन बाहर चला गया। रोहन शुक्ला एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है जिसकी एज 31 साल, हल्का सांवला रंग, भूरी आंखें, हाइट 5'8", जिम में बनाई हुई बॉडी, दिखने में ये भी कुछ नहीं है। जानवी, चल अब तो तेरा यहाँ आना वेस्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि अब तो तुझे तेरा फेवरेट काम करने को जो मिलेगा। विधि, तू सही कह रही है, चल चलते हैं। दोनों क्लास से बाहर निकल गई। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। वहाँ की सजावट करने में विधि ने खुद भी डेकोरेशन में रोहन और उसकी टीम के साथ मिलकर हेल्प की। रोहन और उसकी टीम खुद भी विधि के काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। रोहन, मिस विधि इम्प्रेसिव, काफी ज्यादा टैलेंटेड गर्ल निकली आप तो, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। ये रहा हमारी कंपनी का कार्ड है। मुंबई में हमारी एक बहुत बड़ी ब्रांच है। हमें आपके जैसे ही टैलेंटेड लोगों की तलाश रहती है। अगर आप इसमें इंस्टेंट इंटरेस्टेड हो तो जरूर आएगा। वैसे भी अब तो आपको इंटरव्यू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम तो हमने देख ही लिया है। तो अगर आपको हमारा ऑफर पसंद होगा तो आपका ज्वाइन कर सकती हैं। हमारी कंपनी की तरफ से आपको रहने के लिए फ्लैट भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिससे आपको वहां पर कोई भी सुविधा नहीं होगी। खैर, वैसे आपकी जो मर्जी, आप सोच समझ कर ही जवाब दीजिएगा। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। बाकी तो फिर आपकी ही मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। रोहन की बात सुनकर विधि सोच में पड़ गई। अंदर ही अंदर वो बहुत ही खुश हो रही थी, क्योंकि विधि का तो यही सपना ही था कि या तो वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर बने या एक फैशन डिजाइन, और आज तो उसे अपनों सपनों को पूरा करने का एक मौका मिल रहा था। अब उसे मौका मिल रहा था, पर वो भी मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में। बनारस, काशी से कहीं बाहर वो तो कभी गई ही नहीं थी। ये सोच सोचकर उसका मन बैठ रहा था। और फिर कहीं बाबा मानेंगे या नहीं, ये भी सवाल उसके मन में चल रहा था। कुछ देर सोचने के बाद विधि रोहन से बोली, विधि,
सर मैं अपने बाबा से परमिशन लेकर ही बता पाऊंगी। फिर मैं कोई भी डिसीजन लेकर आपको कोई भी जवाब दे पाऊंगी। रोहन, कोई बात नहीं है। मिस विधि, आपको जितना टाइम लेना है आप ले सकती हैं, पर फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार सोच समझ कर ही आप अपने डिसीजन हाँ में ही लीजिएगा। खैर बाकी तो आपकी मर्जी है। विधि, ओके सर, मैं कल तक आपको अपना लिया गया डिसीजन बता दूंगी। ठीक है सर, तो अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। विधि और जानवी वहां से घर के लिए निकल गईं। रास्ते में जानवी, विधि तू क्या सोच रही है? जानवी विधि को किसी गहरी सोच में डूबा देखकर बोली। विधि, जानू समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बाबा को तो शायद मैं मना भी लूं, लेकिन उन्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? बाबा तो अकेले पर जाएंगे, हम तीनों को अलावा और उनका है ही कौन? उस टाइम इतने अच्छे जॉब का ऑफर मिलने की खुशी में ये कैसे भूल गई कि मैं जा नहीं सकती हूँ। माँ भी तो नहीं है कि उनके भरोसे छोड़ जाऊं। कोई बात नहीं, कल रोहन सर से मिलकर उन्हें मना कर दूंगी। विधि उदास होते हुए बोली। जानवी, विधि तू कितना सोचती है? अरे मैं हूँ ना बाबा के पास उनका ख्याल रखने के लिए। तू जा, मैं यहाँ संभाल लूंगी। तू बस अब अपने सपने को पूरा कर। अपनी मंजिल के इतने करीब आकर अब अपने कदम पीछे मत खींच। अपने सपने को पूरा कर। विधि, बाबा को भी देख लेना, खुशी ही होगी ये जानकर कि तूने अपने लिए कुछ करना चाहा है। विधि, ये तू क्या कह रही है जानू? मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती हूँ कि अपनी ही बहन के सपनों के बीच की रुकावट बनूं। मुंबई की इतनी बड़ी कंपनी में तेरा सिलेक्शन हुआ है, एक हफ्ते बाद तेरा इंटरव्यू है और तू मेरी वजह से उसे छोड़ना चाहती है। अभी एक खींचकर लगाऊंगी ना तेरे कान के नीचे, ना तो तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। ज्यादा महान बनने की कोशिश मत कर तू, पागल लड़की। विधि लगभग जानवी के ऊपर बरसते हुए बोली। जानवी, विधि देख मेरी बात समझ, तू यहाँ से दूर जाएगी तो एक अच्छी जिंदगी जिएगी जो कि तू डिजर्व भी करती है। तुझे तो पता ही है कि ये गांव वाले कैसे हैं। जब वो तुझे बार बार ताने देते हैं, तुझे कोसते हैं, तुझे भला बुरा कहते हैं, तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता है। हमेशा हर चीज सबसे पहले हमें दी है तूने, तो क्या मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ? और सच बता रही हूँ, ये मैं करना चाहती हूँ तेरे लिए। मुझे ये तेरे लिए कुछ भी करने का मौका मिला तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। तूने हमेशा एक बड़ी बहन का फर्ज निभाया है, हम दोनों एक ही बराबर हैं, लेकिन फिर भी तूने मुझे एक बड़ी बहन का प्यार दिया है। तूने कभी भी हम दोनों को माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। तो जब मुझे तेरे लिए कुछ भी करने का मौका मिल रहा है तो तू वो मौका मुझसे नहीं छीन सकते। विधि, विधि देख, तू ना ज्यादा दादी अम्मा ना बन, समझी ना? अब मेरा दिमाग और ज्यादा ना खराब कर। 2 दिन के बाद तू यहाँ से मुंबई के लिए निकल रही है तो बस निकल रही है, ये मेरा आखिरी फैसला है। छोटी को भी वैसे भी मैंने बता दिया है, जब तक तेरा इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक तुझसे उसके साथ हॉस्टल में ही रहना है। उसने अपनी वार्डन से बात कर ली है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे वहाँ रहने से। फिर उसके बाद तू। जानवी, विधि तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? तू मेरी बात सुन पहले, उसके बाद ही कोई फैसला कर। मुझे अभी बस मेरी ग्रेजुएशन को देखते हुए और कुछ ऑनलाइन पूछे गए सवालों के जवाब देने के बाद उन्होंने मेरे इंटरव्यू के लिए मुझे वहां बुलाया है। कुछ कह भी तो नहीं सकते हैं कि मैं ये इंटरव्यू में पास होगी भी या नहीं। लेकिन तेरा ऐसा नहीं है, तुझे तो जॉब मिल गई है, तो क्यों मेरे लिए अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रही है? जानवी विधि की बातों को बीच में ही काटते हुए बोली। विधि, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो कोई भी इंटरव्यू बड़ी ही आसानी से क्लियर कर लेगी। अच्छा ठीक है, अगर तू चाहती है कि मैं ये जॉब करूं तो ठीक है, चल मैं तेरी बात मान लेती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मेरी शर्त तुझे मंजूर है तो मैं ये जॉब जरूर करूंगी, मैं मुंबई जरूर जाऊंगी। क्या शर्त रखेगी विधि जानकी के सामने? क्या विधि जा पाएगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपनों की नगरी मुंबई में? कल के एपिसोड की एक झलक। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर, ऐसी घटिया हरकत करते हुए आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? आपने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मुझे अपवित्र किया है। जिस चीज पर एक पति का अधिकार होता है उस पवित्रता को आपने भंग करने का पाप किया है। मेरा ये थप्पड़ आप हमेशा याद रखेगा। विधान, हाउ डरे यू लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई टू स्लैप विधान ओबरॉय?
मेरे यानी के विधान ओबरॉय पर हाथ उठाने के। तुम्हें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी बातें और तुम्हारा ये चेहरा मेरे दिल में एक अलग ही पहचान लेकर छप गया था। मगर तुमने ये जो मुझे थप्पड़ मारकर अपनी ये 2 कौड़ी की औकात दिखाई है ना, उस चीज के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी नफरत ही झेलनी पड़ेगी, जिससे तुम झेल नहीं पाओगी। 11 दिस इज माई प्रॉमिस टू यू विधान ओबे रॉय, स्टूपिड गर्ल। ये मेरा तुमसे विधान ओबरॉय का वादा है। स्टूपिड गर्ल, कोशिश करना कि जब तक मैं यहाँ हूँ तो तब तक तुम मेरी आंखों के सामने ना आने की कोशिश सकता करना। तो हो सकता है मेरा कुछ गुस्सा काम हो, लेकिन सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। अभी से इसी पल से अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। Along with you, your loved ones will also be punished for your mistake. तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हारे साथ तुम्हारे चाहने वालों को भी मिलेगी। Because विधान ओबरॉय doesn't leave anything to anyone. क्योंकि विधान ओबरॉय अपना किसी पर कोई भी उधर नहीं छोड़ता है। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आगे का कल, तब तक के लिए बाय बाय। CH5 सिर्फ और सिर्फ मेरी नफरत ही झेलनी पड़ेगी। अब तक आपने पढ़ा विधि। ओ मिस्टर, अगर आपका मुझे ताड़ना हो गया हो तो कृपया करके मुझे ऊपर तो खींचिए, वरना हम तो पानी में ही गिर जाएंगे। विधि की आवाज से विधान होश में आया। एक नज़र विधि पर डालते हुए उसे एक झटके में अपनी ओर ऊपर खींच लिया। विधान ने इतनी तेजी से उसे अपनी ओर खींचा था कि विधि के होठ विधान के होठों को छू गए। इस एक्शन से दोनों की ही आंखें बड़ी हो गई। विधि की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जैसे ही विधान से दूर होने लगी कि विधान ने तुरंत ही अपने एक्शन में आते हुए विधि की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से और भी ज्यादा चिपका लिया और अपने होठों को चलते हुए उसे किस करने लगा। अब तो विधि के और भी ज्यादा होश उड़ गए थे। उसका तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। विधान विधि से दूर होना चाहता था, मगर उससे दूर नहीं जा पा रहा था। विधि के होठों उसे और भी ज्यादा चूमने के लिए मजबूर कर रहे थे। उनकी किस लगभग 15 मिनट तक चली। विधि की जब सांसें उखड़ने लगी तो वह विधान के कंधे पर अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर मारने लगी, जिससे विधान को कुछ फर्क तो नहीं पड़ा रहा था, लेकिन विधि की सांसों को उखाड़ता देखकर ना चाहते हुए भी उसे मजबूरी में उसे विधि के होठों को छोड़ना पड़ा। जैसे ही विधान विधि से के होठों छोड़कर उसे दूर हुआ तो विधि जोर जोर से सांसें लेने लगी, जिससे विधि का चेस्ट भी ऊपर नीचे होने लगा। उसे देखते ही विधान को और भी ज्यादा अपने अंदर गर्मी का एहसास होने लगा। वो अपनी शर्ट के ऊपर के बटन को खोलते हुए एकटक विधि के चेस्ट की ओर घूरे जा रहा था। वही जैसे तैसे करके विधि ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और गुस्से में विधान की ओर देखने लगी, तो विधान की नजरें कहीं और ही थी। जब विधि ने विधान की नजरों का पीछा किया तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। गुस्से से आप सभी को क्या लगा? शर्म के कारण विधि के लाल हो गए। अब आगे वही जैसे तैसे करके विधि ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और गुस्से में विधान की ओर देखने लगी, तो विधान की नजरें कहीं और ही थी। जब विधि ने विधान की नजरों का पीछा किया तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। गुस्से से आप सभी को क्या लगा? शर्म के कारण विधि के लाल हो गए। उसकी आंखें भी गुस्से से लाल हो गई। विधि ने बिना एक भी सेकंड को गंवाए एक जोरदार थप्पड़ खींचकर विधान के गालों पर जड़ दिया। विधि ने अपना पूरा बल लगाकर विधान को थप्पड़ मारा था, जिससे विधान का फेस एक साइड की ओर झुक गया। उसके जबड़े कस गए। विधान अपनी आग के गोले की तरह ही जल रही अपनी आंखों से घूरकर विधि की ओर देखा। विधि, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर? ऐसी घटिया हरकत करते हुए आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? आपने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मुझे अपवित्र किया है। जिस चीज पर एक पति का अधिकार होता है, उस पवित्रता को आपने भंग करने का पाप किया है। मेरा ये थप्पड़ आपको हमेशा याद रहेगा। विधान, हाउ डरे यू! लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई टू स्लैप विधान ओबरॉय, मेरे यानी के विधान ओबरॉय पर हाथ उठाने के। विधान ने विधि के हाथों को मोड़ते हुए उसे पीठ से लगाकर अपने दांतों को पिसते हुए बोला, तुम्हें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी बातें और तुम्हारा ये चेहरा मेरे दिल में एक अलग ही पहचान लेकर छप गया था, मगर तुमने ये जो मुझे थप्पड़ मारकर अपनी ये 2 कौड़ी की औकात दिखाई है ना, उस चीज के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी नफरत ही झेलनी पड़ेगी, जिससे तुम झेल नहीं पाओगी। दिस इज माई प्रोमिस टू यू विधान ओबरॉय, स्टूपिड गर्ल। ये मेरा तुमसे विधान ओबरॉय का वादा है।
स्टूपिड गर्ल, और ये जो तुम अपनी पवित्र एनॉल का डोन कर रही हो, उसे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की की क्या इज्जत होती है, वो मुझे अच्छे से पता है। कोशिश करना कि जब तक मैं यहाँ हूँ, तो तब तक तुम मेरी आंखों के सामने ना आने की कोशिश सकता करना। तो हो सकता है मेरा कुछ गुस्सा काम हो, लेकिन सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। अभी से इसी पल से अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। Along with you, your loved ones will also be punished for your mistake. तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हारे साथ तुम्हारे चाहने वालों को भी मिलेगी। Because विधान ओबरॉय doesn't leave anything to anyone. क्योंकि विधान ओबरॉय अपना किसी पर कोई भी उधर नहीं छोड़ता है। विधान ने एक झटके से विधि को धक्का मार कर छोड़ दिया। ये तो अच्छा था कि विधि वक्त रहते ही संभल गई, और विधान ने भी उसे इतनी जोर से धक्का नहीं मारा था जिससे वो पीछे पानी में गिर जाए। विधान विधि पर अपनी जलती हुई एक नज़र डालते हुए विधान पीछे मुड़कर वहां से सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर की ओर चला गया। विधि को अब जाकर कहीं रियलाइज हुआ था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। विधान की धमकियों से और उसके खतरनाक ऑरा को देखकर ही वो अंदर ही अंदर डर से कांप गई थी। विधि को बहुत तेज रोना आ रहा था। वो तेजी से वहां से अपने घर की ओर दौड़ते हुए भाग गई। शास्त्री निवास। विधि जैसे ही अपने घर के अंदर पहुंची तो देखा कि हाल में ही लगे सोफे पर जानवी और विश्वनाथ जी दोनों हाल में लगे सोफे पर बैठे थे। दोनों ही आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी विश्वनाथ जी की नज़र विधि पर पड़ी। उसे देखकर वो बोले, अब क्या करेंगे विश्वनाथ जी, क्या वो मानेंगे विधि के इस जॉब के लिए? क्या वो विधि और जानवी के साथ मुंबई जाने के लिए हाँ करेंगे या नहीं, जानने के लिए पढ़ते रहें। मेरा पिया बेदर्दी। आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।